साथियों, जो हमारी ये मीटिंग चल रही है ऑनलाइन, तो लगातार जो है 28 महीने इसको हो चुके हैं। और इसमें रोजाना हमारी रात्रि 8 बजे से और 11 बजे तक ये ऑनलाइन यहाँ पर जो है मीटिंग चलती है। और कुछ इसमें नए साथी रोजाना जुड़ते रहते हैं, जैसा कि आज भी जुड़े हैं, उनका परिचय हुआ है। हमारा 8 से 9 बजे तक का जो है परिचय का सत्र रहता है। तो सभी साथियों को मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। सर्वप्रथम, मैं निर्देश कुमार, उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से, और एक शिक्षक के रूप में अपने जनपद में तैनात हूं, मैं कार्यरत हूं। और समर संघ में पिछले लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूं। और समर संघ की जितनी भी एक्टिविटी चल रही हैं तो उसमें एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं। और जैसा कि आज संघ का आदेश हुआ है कि मुझे अभी जो बताया गया है कि गोल्डन रूल नंबर 2 पर बोलना है, अपनी बात रखनी है, तो बिल्कुल मैं संघ के आदेश को स्वीकार करता हूं, उसका पालन करने के लिए तैयार हूं। अपनी बात में प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, ये जो समर संघ है, तो जो नए साथी जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको पता लग जाता है, कहीं ना कहीं से उनको लिंक मिल जाता है, कहीं ना कहीं से उनको रेफरेंस मिल जाता है, तभी वह जुड़ पाते हैं इसमें। और इसमें एक क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा होती है कुछ जानने की, कि समर संघ क्या है, ये किस उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है, इसका मोटिव क्या है। तो उसी के क्रम में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि समर संघ, जैसा मैंने अभी बताया कि पिछले 28-29 महीने लगातार हो गए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग यहाँ पर रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक संपन्न ना हुई हो। तो यहाँ पर निर्बाध रूप से मीटिंग चल रही है। और जो समर संघ है, तो समर संघ में आप जैसा कि सभी जानते हैं ना कहीं से आपने सुना है, पढ़ लिया है, जान लिया है। तो जो समर संघ है, तो ये हमारा एक लोगों का 120 करोड़ लोगों का, आज की डेट में 120 करोड़ लोगों का ग्रुप है। इसमें हम केवल समण की बात करते हैं, यानी कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की बात करते हैं। तो जो भारत की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 140 करोड़ के पास हमारी आज की डेट में जनसंख्या पहुंच गई है। हम 120 करोड़ की बात करते हैं, केवल समण की बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। SC ST ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हम समण की बात करते हैं। इसके विपरीत जो लोग होते हैं वो बमण होते हैं, हम उनकी बात कतई नहीं करते, क्योंकि हमें केवल जो काम कार्य करना है तो समण लोगों पर करना है, समण भाई और बहनों पर करना है। उसी उद्देश्य को लेकर हमें कार्य करना है। तो इसके जो कार्य करने, जो हमारे लोग यहाँ पर जो कि जागरूक हुए, और जागरूक होने के बाद इस समण संघ के जो कंसेप्ट को लेकर आए हैं, जो इसको रिवाइव किया है। समण संघ कोई आज का संघ नहीं है, काफी समय पहले से बहुत पुरातन हमारा संघ है। यानी कि जब भगवान बुद्ध का जो समय था, तो बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, तो उस समय का संघ है, बहुत पहले से चला आ रहा है समर संघ के नाम से। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट को हमारे जो जागरूक लोग हैं जिन्होंने जरूरत महसूस की, अपनी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उन पर जो कार्य करने की जरूरत महसूस की, उनका जो समाधान खोजने की जरूरत महसूस की, तो उन लोगों का ये कंसेप्ट उन्हें अच्छा लगा, उसको दोबारा से रिवाइव करा, पुनर्जीवित किया, उसको लेकर आए हैं। तो यहाँ पर कुछ किसी भी कार्य को हम करते हैं, किसी भी मोटिव को लेकर चलते हैं, किसी भी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, तो उसके लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नियम बने, और नियम बनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे नियम बने, लेकिन यहाँ पर 10 नियम ऐसे बने जिन्हें हम 10 गोल्डन नियम, यानी 10 गोल्डन नियम यहाँ पर कहे जाते हैं। तो उन 10 गोल्डन नियमों की बात रोजाना होती है। तो उसमें से ही आज मुझे जो है गोल्डन नंबर रूल नंबर 2 पर जो है बात रखने का मौका मिला है। संघ का आदेश हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं जो गोल्डन नियम है उनको एक एक करके आपको बता देना चाहूंगा कि जो 10 गोल्डन नियम है उसमें पहला नियम है केवल समण। केवल समण की बात मैंने अभी बता दी कि समण किन लोगों को कहते हैं। दूसरा जो गोल्डन नियम है, चंदा कभी नहीं, इस पर मुझे अभी अपनी बात रखनी है। तीसरा जो है जाति अभ्यास कभी नहीं, यानी कि समण संघ के अंदर जाति का कोई अभ्यास नहीं होता, जाति की कोई बात नहीं करता। सब जो है केवल यहाँ पर समण है, और एक दूसरे को समण के नाम से जानते, पहचान हमारी केवल समण है, हम कोई पर्टिकुलर किसी जाति का अभ्यास नहीं करते। अब चौथा जो गोल्डन नियम है हमारा, केवल संघवाद की बात होती है। यहाँ पर कोई व्यक्तिवाद नहीं होता, राजावाद, रानीवाद या किसी प्रकार का वाद ने यहाँ पर नहीं होता है। केवल संघवाद की बात होती है, संघ की भावना होती है, संघ में कार्य करने की, इकट्ठा होकर एकजुट होने की। जो सब बाबा साहब ने भी कहा था कि संगठित जो हमारा ना होने का नारा दिया था, तो यहाँ पर संघवाद की बात होती है, केवल एकजुट होने की बात होती है। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पद की बात नहीं होती, प्रतिष्ठा यहाँ पर सबकी समान होती है, कोई मंच यहाँ पर नहीं लगाया जाता। अभी मैं बताऊंगा, यानी कि
उसके बारे में अभी मैं खैर चंदा कभी नहीं पर बोलूंगा, लेकिन बता देना चाहूंगा कि हमारी जो मीटिंग्स वगैरह लगती हैं उसमें कोई मंच वगैरह नहीं लगता, वहां पर किसी भी प्रकार की किसी को कोई माला नहीं पहनाई जाती। ये हमारा 5वां गोल्डन नियम है, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठा है हमारा पंजीकरण कभी नहीं। दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब आप पर्टिकुलर कोई सामान खरीदते हैं या कोई आपकी प्रॉपर्टी होती है तो पंजीकरण उसका होता है, व्यक्ति के नाम से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 120 करोड़ लोगों की बात है, संघ की भावना विकसित हुई है, तो यहाँ पर पंजीकरण किसका होगा? यानी कि यहाँ पर केवल संघवाद की बात होती है, पंजीकरण यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भविष्य में भी कभी नहीं होगा। अगर पंजीकरण हो गया तो वह संगठन में कन्वर्टेड हो जाएगा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, संघ के लिए काम कर रहे हैं लगातार। और हमारा जो अगला नियम है, 7वां नियम है, संघाधिशेष सबसे ऊपर। यानी कि संघाधिशेष कहते हैं संघ के आदेश को। संघ का आदेश जब हो जाता है तो वह सभी हमारे समर संघी साथियों को मानना पड़ता है, तो संघाधिशेष सबसे ऊपर होता है। ये हम प्रायोरिटी पर रखते हैं, उसको मानना ही हमें होता है। नेक्स्ट है हमारा 8वां, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। यानी कि संघ जो है राजनीति में कभी नहीं जाएगा, इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। लेकिन एक प्रावधान यहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई समण संघी, अगर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये कहती है कि उसे राजनीति में जाना है, तो संघ को बताकर भी राजनीति में जा सकता है। और लेकिन व्यक्ति जा सकता है और समण संघी जा सकता है, लेकिन संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। दोस्तों हम जिस पटल पर कार्य करते हैं, संघ जिस ग्रुप के साथ में कार्य करते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं, अगर हम उसकी आलोचना करने में उतर जाएं और उसको जो हम घात पहुंचाने की सोचें, तो दोस्तों फिर हम उसको उस ग्रुप में रहने का हमारा स्वयं ही कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रावधान ये है कि अगर संघ के साथ में कोई घात करता है किसी भी प्रकार का, तो अगर संघ ने उसको जो सिद्ध कर दिया कि ये संघ घातक है, तो ऐसे अमुक व्यक्ति की जो संघ घातक कहलाएगा, तो उसकी कभी भी संघ में वापसी नहीं होगी। और यहाँ पर दंड देने का प्रावधान भी वैसे अलग अलग होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि संघ निर्णय क्या लेता है। और जो हमारा 10वां गोल्डन नियम है, उपरोक्त 9 विनय जो अभी मैंने बताए हैं, जो नियम अभी बताए, तो ये जो संघ का आधार है, यानी यानी इन्हीं पर संघ हमारा टिका हुआ है। और ये पिलर्स हैं हमारे संघ के, ये ना कभी बदले जाएंगे। यानी कि जो जैसे मैंने बताए हैं पढ़कर आप भी पढ़ लेना, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। और ना ही कभी खत्म किए जाएंगे। अगर कोई ये सोचे कि इनको हम खत्म कर देंगे तो कदापि संभव नहीं है। और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। तो अमान्य कौन करेगा? अमान्य करने के लिए कोई व्यक्ति आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर तो संघवाद की बात होती है। तो जब संघ जब निर्णय लेगा, संघ ने पहले ही निर्णय ले लिया, ये गोल्डन नियम है, सुनहरे नियम है, तो इनको जो है अमान्य करने का तो मतलब प्रश्न ही कदापि नहीं उठ सकता। तो दोस्तों ये मैंने आपको 10 गोल्डन नियम पढ़कर सुनाए। अब मैं बात अपनी करता हूँ, जो संघ का आदेश हुआ है कि चंदा कभी नहीं, गोल्डन नंबर, रूल नंबर 2। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में बताया था कि ये जो हमारा संघ है पुरातन है, आज का संघ नहीं है, बहुत समय पहले से चला आ रहा है। भगवान बुद्ध भी जिस समय सिद्धार्थ गौतम थे तो उस समय से पहले से चला आ रहा था। भगवान जो सिद्धार्थ गौतम थे तो वो भी संघ का ही एक हिस्सा थे, सदस्य थे। तो दोस्तों उस समय भी क्या था कि तो ये जो पाली भाषा है हमारी, तो पाली भाषा भी काफी पुरानी प्राकृत भाषा है, उसकी पाली भाषा उसको कहेंगे हम। तो पाली भाषा में भी चंदा कोई शब्द नहीं होता था, वहां पर भी छंद होता था। और छंद जो शब्द था, तो उसको भी धीरे धीरे जब उसको कन्वर्ट किया, संस्कृत हमारी आई तो उसको जो इच्छा वगैरह कह दिया उसमें। यानी कि छंद का मतलब ये समझ लो अपनी इच्छा होती है। जैसे स्वच्छंद शब्द आया बाद में, तो यानी कि स्वयं की जो इच्छा, तो वहां पर इच्छा की बात आती है। इच्छा से मतलब क्या है इसका? अब छंद की बात आती है, इच्छा की बात आती है, तो उसका अभिप्राय क्या मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग पहले इकट्ठा होते थे, संघ के रूप में कभी इकट्ठा होते थे, जैसे शनिवार के दिन अब भी इकट्ठे होने की परंपरा है। सन्निपात बाहुल होता है, सन्निचर्या उसको कहते हैं। शनिवार के दिन जो हमारी मीटिंग होती है, तो उसमें हमारी संख्या लगभग 500 से भी ज्यादा पहुंच जाती है। यानी कि 500 तो परिवार जुड़ते हैं, और उसमें परिवार के सदस्य होते हैं, तो कई हजार लोग उस मीटिंग को सुनते हैं। हम पूरे हफ्ते का जो शनिवार में सन्निचर्या करते हैं, सन्निपात बाहुल, तो दोस्तों ऐसा पहले भी होता था। यानी कि सब लोग इकट्ठा होते थे जैसे, तो वहां पर अपनी इच्छा के अनुसार जो चीजों को लेकर जाते थे, जो जरूरत की चीजें होती थी। जैसे बात हम भोजन की करें, तो भोजन के लिए भी वहां पर सब अपना अपना खाना लेके जाते थे, या और जरूरत की चीजें होती थी, सब अपनी इच्छा अनुसार वहां पे लेकर जाते थे। और उनको जो मिल बांट कर इस्तेमाल वहां पर किया जाता था, वो छंद यानी कि इच्छा की बात होती थी। अब ये जैसे जैसे हमारा समय बदला, तो समय के बदलने के बाद में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं बदलती हैं, समय के साथ साथ हमारी मांगे बदलती हैं, हमारी इच्छाएं बदलती हैं। तो
आगे आने वाले समय में जो इच्छाएं लोगों की बदली, और जो जमाना जो टाइम है वो मॉडर्न होता चला गया, तो बहुत कुछ बदलता चला गया। लेकिन जो मूल जो अवधारणा थी, तो जो संघ की मूल अवधारणा थी वो वैसी की वैसी ही है। यानी कि हम कभी भी चंदा नहीं लेते। लोगों ने इसको आने वाले समय में छंद को चंद कर दिया और चंद से कर दिया चंदा। अब दोस्तों ये तो बहुत समय पहले की बात आ गई, यानी कि 2500 साल पहले की बात आ गई। इसके बाद में अब हम यहाँ यहाँ आ जाते हैं, जब हमारा देश अभी अंग्रेजों को गुलाम था, और उसके बाद में जब संविधान का निर्माण हुआ, और उसके बाद में देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ। चलो वहां की बात कर लेते हैं। एक महापुरुष युग पुरुष आपके सामने आए, वो महापुरुष युग पुरुष ना होते तो आप और हम ना होते। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, इतना बड़ा त्याग किया, सब कुछ अपना जो समाज के लिए जो समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष युग पुरुष का नाम डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप सब भली भांति जानते हैं, सब पढ़ते हैं, सबने उनको महसूस किया है, उनके त्याग को महसूस किया है, उनके बलिदान को महसूस किया है, उनको पढ़ा है किताबों में। तो दोस्तों अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो आज हम बोल ना रहे होते, आप सुन ना रहे होते, आप बोल ना रहे होते, हम सुन ना रहे होते। तो दोस्तों सब कुछ हमारे जो महापुरुष, जो बहुत सारे महापुरुष रहे, और बाबा साहब का जो त्याग बलिदान है, उसकी बदौलत हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा तो उसमें एक चीज, एक नारा दिया। नारा क्या दिया बाबा साहब ने? कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, और क्या कहते हैं, संघर्ष करो। तो हमारे लोगों ने क्या किया, बिल्कुल बाबा साहब की आइडियोलॉजी को एडोप्ट किया। ऐसा नहीं कि एडोप्ट नहीं किया, एडोप्ट किया। वे शिक्षित भी बने, संसाधनों का इस्तेमाल करा, और हमारे संविधान में जो अधिकार मिले हुए थे उनका इस्तेमाल किया अधिकारों की बदौलत, और अपनी मेहनत भी की। ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, मेहनत भी की, वो शिक्षित बने। और उसके बाद में क्या कहते हैं, बात संगठित होने की आती, तो संगठित हुए, संगठित भी हुए, बाबा साहब भी संगठित करके गए थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद की कहानी क्या हुई, ये सोचने की विषय है कि उसके बाद की कहानी क्या हुई। कि जब संगठन, प्रथम संगठन हमारा बना, तो वहां पर क्या हुआ कि दोस्तों जब संगठन में लोग इकट्ठा हुए, तो उसके बाद में उनके अंदर बिखराव कैसे हुआ, और वो बिखराव कहां तक गया, और ये बिखराव किस तरीके से हुआ, इतना भयानक हुआ कि एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 के 256, 256 के आगे, इसी प्रकार से चलते रहे। और आज की डेट में जो है लाखों संगठन हमारे आजादी संविधान लागू होने के बाद में बन गए। अब सोचने की बात है कि जैसे कि संघ, संघ की बात आती है, संघ का मतलब है कि एक साथ रहना, एकजुट रहना, बिना किसी स्वार्थ के एकजुट रहना। लेकिन पाली भाषा में अगर संगठन की बात करते हैं तो उसमें तो ये अर्थ निकल के आता है कि संग संग रहकर जिसमें ठनती है। अब सोचने की बात है, कोई ये कही की परिभाषा बोले निर्देश कुमार पता नहीं कैसी परिभाषा बता रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाली में उसका अर्थ है संग संग रहकर जिनमें ठन गई। अब ठन क्यों गई? हर व्यक्ति के अंदर एक अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, कुछ स्वार्थ होता है नहीं? तो उन सारी चीजों, ईर्ष्या द्वेष, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आई तो उनमें ठन गई। कैसे ठनी? भाई उन्होंने एक ने दूसरे की बात नहीं मानी, बात चंदे की आ गई। मान लिया हम चंदे की बात करते हैं, चंदा संगठन इकट्ठा करते हैं, जब पैसे का बंटवारा हुआ तो उनमें एक दूसरे में ठन गई। तो एक के दो टुकड़े हो गए, दो के चार हो गए, जैसे मैंने अभी बताया, चार के आठ हो गए, आठ के 16 हो गए, 16 के 32। इसी प्रकार से हजारों लाखों संगठन हमारे बनते रहे। अब दोस्तों वो संगठन टूटते रहे। वो ये सोच रहे थे उस समय कि हमने संगठन बना लिया, दो के चार हो गए, चार के आठ हो गए। उन्होंने सोचा कि हम संगठित होते जा रहे हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने उस चीज को नहीं देखा कि वे दरअसल पूरी तरीके से वो टूटते जा रहे हैं, है नहीं? भाई चार चार लोगों का, 10 10 लोगों का समूह बनता चला गया। उन्होंने पदों का निर्धारण कर लिया, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई ब्लॉक अध्यक्ष बन गया, कोई तहसील अध्यक्ष बन गया, है नहीं? अब उसमें क्या हुआ कि 10 10 12 12 15 15 50 50 लोगों का समूह बनता चला गया। उन्होंने सोचा कि हम इकट्ठा होते जा रहे हैं, और फीलिंग्स आने लगी उनको कैबिनेट मिनिस्टर वाली। लेकिन दरअसल होता क्या था कि वो समाज को तोड़ते चले गए, और आज की डेट में 29 लाख संगठन बन गए। अब दोस्तों वो चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूँ चंदे वाली, तो ये सोचने का विषय है कि जो वो चंदा लेते हैं सर, चंदा क्यों लेते हैं? भाई किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए पैसे की आवश्यकता तो जरूर होती है नहीं? सामण संघ के भी कार्यक्रम चलते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो खर्च जरूर जरूर होता है, पैसे की आवश्यकता जरूर होती है। लेकिन सामण संघ चंदा नहीं लेता, संगठन चंदा लेते हैं। संगठन अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए चंदा लेते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, तो उन मंच लगाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी चंदे के रूप में वो एकत्र करते हैं। और समण संघ के अंदर कोई मंच नहीं लगता, तो यहाँ पर जब मंच नहीं लगता तो वो जीरो इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि हमें चंदे की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अब संगठन में जैसे पद प्रतिष्ठा मंच माला की बात आई थी, भाई वहां पर क्या है कि माला माला की बात आती है, फूलों की माला बनती है। वैसे तो मैं खैर ये ना चाहूंगा कहना चाहूंगा कि भारत में फूलों की खेती भी लगता है कुछ ज्यादा ही होती है। विदेशों में मैंने कभी कभार ही सही, कभी जो है किसी विदेशी के गले में माला मैंने देखी नहीं। वैसे मैंने मोस्टली देखा है कि वैसे माला नहीं पड़ती उनके गलों में, लेकिन अपने भारत में तो फूलों की खेती कुछ ज्यादा होती है। अच्छी बात है, फूलों की खेती ज्यादा हो, हमारा देश जो सुगंधित रहे, महकता रहे। लेकिन इसका ये क्या अभिप्राय हुआ कि हमने उसकी माला बना ली और अपने ही गले में डाल ली? हमने इतना बड़ा कौन सा काम कर दिया जो माला हमने डाल ली? तो माला खरीदने के लिए जब हम जो है 100 माला लाएंगे, 200 माला लाएंगे, प्रोग्राम संपन्न कराएंगे, एक एक के गले में जो 15 15 20 20 30 माला डालेंगे, तो उसमें भी तो पैसा चाहिएगा। समर संघ ने ये खारिज कर दिया, माला की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसमें पैसा बर्बाद होता था। समर संघ ने जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम कर शुरू कर दिया, यानी कि चंदे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लिया कि आप बड़े बड़े कार्यक्रम करा रहे हैं, लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े आपने अतिथि बुलाए हैं, बड़े बड़े आपने जो है मुख्य अतिथि बुलाए हैं, स्पेशल विशिष्ट अतिथि बुलाए हैं, उनके लिए भोजन का अरेंजमेंट भी अब वहां पे किया, बड़े से अच्छा जो है नामचीन हलवाई बुलवाया, उसको भी कई हजार रुपए दिए और वहां पे बड़े बड़े भोजन का आयोजन कराया, तो उसमें बड़ा पैसा जाएगा। समर संघ तो अपनी पुरानी व्यवस्था पे चल रहा है। समर संघ क्या करता है कि अपनी जो स्व छंद वाली बात है, छंद वाली इच्छा की बात आती है, अपना अपना जो भोजन लेके जाते हैं, घर से पराठे लेकर चले जाते हैं हम, पराठे ले जाते हैं, अचार ले जाते हैं, और सब जो वहां पर मिल बांट के संघ में, जैसे पहले भगवान बुद्ध ने भी जो है भिक्षु संघ बनाया था, तो भिक्षुओं के लिए क्या प्रावधान था कि वो 5 घर मांगेंगे, 5 घर में उन्हें जितना मिल जाएगा। अब 5 घर में अगर नहीं भी मिला तो उस दिन वो खाली हाथ आ जाएंगे, लेकिन जितना मिलता था वो संघ में जमा हो जाता था और सभी भिक्षुओं को वो बढ़ जाता था। और उनके लिए चीवर का प्रावधान था, यानी कि कोई चीवर देता था उनको तो चीवर भी संघ में जमा हो जाता था, और प्रत्येक भिक्षु को 2 2 चीवर मिल जाते थे। वो व्यवस्था थी, तो व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। वो संघ भगवान बुद्ध से पहले से व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, भगवान बुद्ध के समय में भी भिक्षु संघ बनाया तब भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और आज की डेट में जो हमारे समण संघी भाई और बहनों ने इस कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइव किया है, पुनर्जीवित किया है, तो इस व्यवस्था पुरानी है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मैं तो बड़ा धन्य हो गया इस संघ में जुड़कर कि भाई ऐसी व्यवस्था के तहत मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। वरना मैं भी भटका हुआ था, इधर उधर संगठनों में काम करता था, उनकी परिपाटी पर कार्य करता था, लेकिन वो सब जो व्यर्थ था, बेकार था। मेरा जीवन तो ऐसा लग रहा था उस समय कि कोई जो है कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे फाइनल डेस्टिनेशन मिल गया। क्योंकि समण संघ भैया एक समुद्र है, और समुद्र में जिस प्रकार से जो है सैकड़ों जो है नदियां जाकर मिल जाती हैं, तो उसी प्रकार से हम व्यक्ति भी, अब हम व्यक्ति नहीं रह गए, समण संघी हो गए, समण संघ में विलीन हो गए। तो दोस्तों, जो चीजें मैंने बताई कि भाई समण संघ में बड़े बड़े भव्य आयोजन नहीं होते, अपने जो है हम तो नीचे ही बैठ जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि धरती से जो मिट्टी के शरीर का और मिट्टी से बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो हम तो जमीन पे बैठ जाते हैं। जमीन पे क्या, अपने घर से चटाइयां ले आते हैं, चटाइयों पे बैठ जाते हैं, या वहां पर क्या होता है दरी बिछा लेते हैं हम तो, या फिर कुर्सियों का अगर व्यवस्था होती है तो सबके लिए समान होती है, वहां पर कोई मंच नहीं लगाया जाता। इस प्रकार से समान व्यवस्था के तहत हम कार्य करते हैं। और जब समान व्यवस्था के तहत विदाउट एनी कोई भी अहंकार हमारे अंदर नहीं होता है, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो समान व्यवस्था के तहत जब कार्य होता है तो वो जीरो इन्वेस्टमेंट पे हो जाता है, क्योंकि उस कार्य को सब मिलजुल करते हैं हम। तो जब जीरो इन्वेस्टमेंट पे होता है, यानी कि जब मान लिया कि कोई बड़ी संगीति भी यहाँ पर लगती है, तो सब अपना अपना खर्चा थोड़ा बहुत होता है, तो सब अपना खुद का खर्चा हम जो वहन कर लेते हैं, हम किसी से चंदा लेने के लिए नहीं जाते। क्योंकि पहले चंदा लेने के लिए संगठन के लोग चंदा लेने के लिए गांव गांव शहर शहर जो चंदा लेने के लिए पर्ची रसीद लेकर जाते थे। अब जो संघ वहां पे चंदा देने वाले व्यक्ति होते थे, वो सोचते थे कि यार हमने चंदा दे दिया, हमसे चंदा ले गए, 1000 रुपए चंदा ले गए, 500 रुपए चंदा ले गए, लेकिन हमको कार्यक्रम में लेके गए नहीं। क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में खुद ही 2 4 लोग, 10 20 लोग जाते थे, लेकिन उन जिन ग्राम वासियों से, जिन शहर वासियों से, जो मोहल्ले वासियों से चंदा लेकर आते थे, उनको लेकर नहीं जाते थे। तो सोचने का विषय है। अब हम ऐसा नहीं करते, हम सबको आमंत्रित करते हैं खुले मन से, और एक यहाँ पर जो है बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सबको आमंत्रित करते हैं, सबका सम्मान है, आप आइएगा, लेकिन व्यवस्था अपनी अपनी रहेगी भाई। अब हम जैसे गाड़ी में जाते हैं, तो गाड़ी में भी जैसे मान लिया हम 5 लोग 6 लोग एक गाड़ी में बैठते हैं, सब डीजल पेट्रोल का जो खर्चा आता है मिल बांट कर उसको जो बहन कर लेते हैं, किसी एक पे भी उसका बर्डन हम नहीं डालते। तो अच्छी व्यवस्था है, यानी कि चंदे की कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, हम अपना खर्चा स्वयं उठा लेते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना कहते हुए, मैं गोल्डन रूल मैंने सारे बता दिए आपको, 10 होते हैं, आपने समझ लिए। नियम और भी हैं बहुत सारे छोटे मोटे, आप इसमें लगातार जुड़ेंगे तो सारी चीजों को समझ जाएंगे। हम भी जुड़े,
हमें जब स्टार्टिंग में हम जुड़े थे तो हमने पहले समझने का प्रयास किया। तो आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि अगर जैसे आज आप नए जुड़े हैं तो आप भी 2-4 दिन इसमें जुड़े, कंसेप्ट को समझे, आपने मेरी बात को समझा, आप रोजाना अपनी दूसरों की यानी कि समर संगी स्पोक साथी हैं उनकी बात को समझे, और उसके बाद में फिर जब आपको लगे कि आप समझ गए हैं या फिर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है जो जायज है और समर संघ के बारे में कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर अपनी क्वेरी भी रखें, अपना प्रश्न भी रखें, जो हमारे समर संघी भाई बहन है आपके प्रश्न का जवाब भी देंगे। आपने मेरी बात को बड़ी ही तल्लीनता के साथ में सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी भी रहूंगा। आपको जो अपना आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर मेरे वक्तव्य में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा याचना भी करूंगा। संघ जो है मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।